पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बालू का स्तूप के प्रकार। कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बालू का स्तूप के कौन कौन से प्रकार हैं। हालांकि जब हम वैग्नॉल के अनुसार बात करते हैं तो बालू का स्तूप 2 प्रकार के हैं। हेकी के अनुसार बात करते हैं बालू का स्तूप 3 प्रकार के हैं। मेकी के अनुसार बात करते हैं तो बालू का स्तूप 8 प्रकार के। लेकिन जब हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कौन कौन से बालू का स्तूप है, तो सबसे पहले जो आता है वह आते हैं अनुदेदरीय बालू का स्तूप। सबसे पहला है अनुदेदरीय बालू का स्तूप। अब देखिए अनुदेदरीय बालू का स्तूप क्या होते हैं कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जो रेतीला शुष्क रेतीला मैदान है, वहां पर जो पवन की दिशा है, यह पवन की दिशा इस पवन की दिशा में जो बालू का स्तूप बनते हैं इस तरह से, यह एक बालू का स्तूप है। पवन के कारण यह जो बालू का स्तूप है वह इस तरह से आगे की ओर क्या होता है, स्थानांतरित। यानी कि पवन की दिशा के समांतर, जिस दिशा में पवन है उसी दिशा में जिन बालू का स्तूपों का निर्माण होता है, इन बालू का स्तूपों को हम क्या कहते हैं, अनुदेदरीय बालू का स्तूप कहते हैं। यानी कि शुष्क रेतीले मैदान में पवन की दिशा के समांतर या अनुदिश बनने वाले बालू का स्तूप अनुदेदरीय बालू का स्तूप सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो बालू का स्तूप है, यह पवन की दिशा में, जिस दिशा में पवन प्रवाहित होती है उसी दिशा में इनका निर्माण होता है। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, पवन की दिशा के समांतर या पवन की दिशा के अनुदिश बनने वाले बालू का स्तूप। इसीलिए, और ये जो बालू का स्तूप है एक ही रेखा में बनते हैं, इसीलिए इनको हम रेखीय पवनानुवर्ती या शीफ कहते हैं।
अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप को रेखीय बालू का स्तूप पवनानुवर्ती बालू का स्तूप शीफ कहा। यानी कि कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि शीफ क्या है। तो शीफ अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है जो पवन की दिशा के समांतर या पवन की दिशा के अनुदिश बनते हैं। या फिर प्रश्न आता है रेखीय बालू का स्तूप या पवनानुवर्ती बालू, पवन की अनुवर्ती करने वाले, पवन की दिशा में जो बनने वाले बालू के स्तूप है उन्हें हम अनुदैर्ध्य भी कहते हैं, रेखीय भी कहते हैं, पवनानुवर्ती भी कहते हैं और शीफ भी कहते हैं। अब इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि जो पवन के सामने होता है, यानी कि जो पवन मुखी क्षेत्र यहां कहलाता है पवन मुखी ढाल। जो पवन के सामने होता है पवन मुखी ढाल, और जो पवन के सामने नहीं होता है इसे कहा जाता है पवन विमुखी ढाल। तो ये जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होते हैं इनका पवन मुखी ढाल कम तीव्र और पवन विमुखी ढाल यह तीव्र होता है। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि वे बालू का स्तूप जिनका पवन मुखी ढाल मंद और पवन विमुखी ढाल तीव्र होता है उन्हें क्या कहा जाता है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहा जाता है। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का पवनमुखी ढाल मंद तथा पवन विमुखी ढाल तीव्र होता है। इसके बाद जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है यह राजस्थान में सबसे ऊंचे बालू का स्तूप है। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप सबसे ऊंचे बालू का स्तूप यानी कि यह जो बालू का स्तूप है सबसे ऊंचे होते हैं। यानी कि यहां 10 से 60 मीटर ऊंचाई, इनकी लगभग ऊंचाई 10 मीटर से लगाकर 60 मीटर तक होती है। यह सबसे ऊंचे होते हैं। और यह सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? तो देखिए अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप यहां सर्वाधिक जैसलमेर,
सर्वाधिक जैसलमेर में सबसे ज्यादा यह कहां पाए जाते हैं? जैसलमेर। और जैसलमेर के अलावा यह कहां कहां मिलते हैं? तो देखिए, बाड़मेर, फलोदी, और जोधपुर, यहां पर भी यह पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जब हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बालू का स्तूपों के बारे में अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप के बारे में बात करते हैं कि यह एक तो पवन की दिशा में बनते हैं। तो जो पवन मुखी ढाल है यह कैसा होता है? यह मंद होता है, मंद यानी कि कम तीव्र होता है, जबकि यह जो ढाल है पवन विमुखी जो ढाल है यह क्या होता है? तीव्र होता है। और यह सदैव पवन की दिशा में, यानी पवन की दिशा में या पवन के समानांतर जो है यह बनते हैं, इसीलिए इन्हें पवनानुवर्ती या फिर रेखीय बालू का स्तूप सीफ कहा जाता है। और सामान्यतः यहां से जब भी प्रश्न आया है सदैव अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, या तो ये पूछा जाता है या फिर इसकी क्या विशेषता है, जैसे सीफ क्या है, पवन की दिशा के अनुदिश बनने वाले बालू का स्तूप क्या है, या वे बालू का स्तूप जिसका पवन मुखी ढाल मंद और पवन विमुखी ढाल तीव्र होता है कहलाते हैं। इस प्रकार से हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, किसके संदर्भ में? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों के बारे में। इसके बाद दूसरा आता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ देखिए, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होते हैं? यानी कि शुष्क रेतीले मैदान में पवन की दिशा के लंबवत या समकोण पर जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें हम अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। यह ध्यान रखना। यह कैसे? देखिए, यह है पवन की दिशा और यहां बालू का स्तूप है। अब ये जो बालू का स्तूप है किस प्रकार से बनते हैं कि यदि पवन की दिशा के मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध आ जाता है, किसी प्रकार का क्या आ जाता है? अवरोध। अवरोध का मतलब है कोई भी चट्टान हो सकती है, हरित पंक्ति हो सकती है। तो यह जो बालू का स्तूप है यहां पवन की दिशा के समान इस तरह से इस अवरोध के सहारे सारे बन जाए। यानी कि पवन की दिशा तो यहां है, लेकिन बालू का स्तूप या तो इस पवन की दिशा के ऊपर या पवन की दिशा के नीचे, यानी कि
पवन की दिशा के लंबवत या समकोण पर बनते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप या समकोणीय बालू का स्तूप कहते हैं। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या है? शुष्क रेतीले मैदान में पवन की दिशा के लंबवत या समकोण 90 डिग्री कोण पर बनने वाले बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप या समकोणीय बालू का स्तूप यानी कि जो शुष्क रेतीला मैदान है वहां पर पवन की दिशा के जो लंबवत बालू का स्तूप बनते हैं, जो पवन की दिशा के समकोण पर बालू का स्तूप बनते हैं, इन बालू का स्तूपों को हम अनुप्रस्थ या समकोणीय बालू का स्तूप कहते हैं। अब इनकी जो ऊंचाई है वह लगभग कितनी होती है? 10 से 40 मीटर होती है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की ऊंचाई 10 से 40 मीटर तक। अब यह सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? यह दृश्यवती नदी, जिसे हम गग्गर नदी के नाम से जानते हैं, दृश्यवती नदी घाटी में पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप सर्वाधिक दृश्यवती नदी घाटी या गग्गर नदी घाटी में पाए। राजस्थान में सबसे ज्यादा देखिए, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप सबसे ज्यादा जैसलमेर में मिलेंगे, जबकि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप सबसे ज्यादा दृश्यवती नदी घाटी या गग्गर नदी घाटी में मिलते हैं। अब यह कहां कहां विशेष रूप से पाए जाते हैं? तो देखिए, राजस्थान में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप रावतसर, हनुमानगढ़ में पाए जाते हैं। पुंगल बीकानेर में पाए जाते हैं।
ओशियां जोधपुर में पाए जाते हैं। सूरतगढ़ गंगानगर में पाए जाते हैं। इसके अलावा सरदार शहर चूरू में, सीकर, झुंझुनू में पाए। यह सबसे ज्यादा तो कहां मिलते हैं? दृश्यवती नदी घाटी। लेकिन इसके अलावा यहां आपको रावतसर हनुमानगढ़ में मिलेंगे, पुंगल बीकानेर में मिलेंगे, ओशियां जोधपुर में मिलेंगे, सूरतगढ़ में मिलेंगे। यहां पर इसके अलावा पोखरण में भी यह मिलते हैं, फलोदी में भी मिलते हैं। यह भी ध्यान रखना, यह पोखरण में भी मिलते हैं। पोखरण जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर में और फलोदी में भी पाए जाते हैं। तो इसीलिए जब राजस्थान के अंतर्गत बालू का स्तूपों को पूछा जाता है तो विशेष रूप से अनुदेदरीय बालू का स्तूप और उसके बाद अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इसके बाद आता है तीसरा, वह है बरखान, जिसे बरछान भी कहते हैं। बरखान या अब देखिए बरखान या बरछान क्या है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश विशेष रूप से शुष्क रेतीले मैदान में अर्धचंद्राकार गतिशील बालू का स्तूप, जो कि किसके? अनुप्रस्थ बालुका के विशेषी रूप होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। शुष्क रेतीले मैदान में अर्ध चंद्राकार गतिशील बालू का स्तूप, जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का विशिष्ट प्रकार है। बरखान कहलाता, यानी कि यहां कैसे होते हैं? आधे चंद्रमा के समान गतिशील बालू का स्तूप होते हैं, यानी कि यहां इस प्रकार से दिखाई देते हैं। इस प्रकार के होते हैं अर्धचंद्राकार गतिशील बालू का स्तूप। इस प्रकार के जो अर्धचंद्राकार गतिशील बालू का स्तूप होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं।
अब इसमें भी ध्यान रखना, इनका जो पवन मुखी ढाल होता है वह उत्तलाकार और पवन विमुखी ढाल होता है वह अवतलाकार होता है। यानी कि बरखान का पवनमुखी ढाल उत्तलाकार तथा पवन विमुखी ढाल अवतलाकार होता है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि वे बालू का स्तूप जिनका पवन मुखी ढाल उत्तलाकार और पवन विमुखी ढाल अवतलाकार होता है क्या कहलाते हैं? बरखान कहलाते हैं। अब राजस्थान में जो है बरखान सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? तो यह ध्यान रखना, यह सबसे ज्यादा शेखावटी प्रदेश में पाए जाते हैं, जहां पर पवन की गति और रेत सामान्य होती है। बरखान उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पवन की गति और रेत सामान्य, जहां पर पवन की गति और रेत सामान्य होती है उन क्षेत्रों में बरखान पाए जाते हैं। और बरखान राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी माने जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप। यानी कि पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी किसे माना जाता है? बरखान को माना जाता है। इसके अलावा बरखान की जो औसत ऊंचाई है बरखान की ऊंचाई 10 से 20 मीटर होती है। कितनी होती है? 10 से 20 मीटर होती है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा बरखान शेखावटी प्रदेश में पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बरखान शेखावाटी प्रदेश में पाए। सबसे ज्यादा बरखान कहां पाए जाते हैं? शेखावटी प्रदेश में पाए जाते हैं। और भालेरी चूरू के जो बरखान है वह विश्व प्रसिद्ध है, यह ध्यान रखना।
भालेरी चूरू के बरखान सर्वाधिक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बरखान कहां के हैं? भालेरी चूरू के। और राजस्थान में बरखान कहां कहां पाए जाते हैं? तो देखिए, राजस्थान में बरखान भालेरी चूरू देशनोक बीकानेर ओशिया जोधपुर, इसके अलावा फलोदी बालोतरा जैसलमेर में पाए। तो अनुप्रस्थ अनुदेदरी के बाद में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं बरखान कि बरखान क्या है? तो यह अर्धचंद्राकार और गतिशील बालू का स्तूप है। अब ये कहां पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा यह शेखावटी प्रदेश में पाए जाते हैं और शेखावटी प्रदेश में भालेरी चूरू के जो बरखान है वह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा यह देशनोक बीकानेर, ओशिया जोधपुर, फलोदी, सीकर, झुंझुनू, जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर, वहां पर भी यह पाए जाते। इस प्रकार से हमें जो हमारे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो बालू का स्तूप है, उन बालू का स्तूपों में जो हम 8 प्रकार पढ़ते हैं उसमें से सबसे ज्यादा अनुदेदरीय, अनुप्रस्थ और बरखान पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो अन्य बालू का स्तूप है उन पे विशेष रूप से पैराबोलिक बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, सफ्र काफिज, जो अन्य बालू का स्तूप है उनको भी पूछा जाता है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप। अब देखिए, पैराबोलिक बालू का स्तूप क्या होते हैं कि जो संपूर्ण पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो अर्धचंद्राकार या हेयर पिन के आकार के जो बालू का स्तूप है उन्हें हम क्या कहते हैं? पैराबोलिक बालू का स्तूप कहते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाले अर्ध चंद्राकार या हेयर पिन की आकृति के बालू का स्तूप। पैराबोलिक या
परवलयाकार। बालू का स्तूप कहलाते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप का पवनमुखी ढाल अवतलाकार तथा पवन विमुखी ढाल उत्तलाकार होता है। और यह सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? तो पैराबोलिक बालू का स्तूप सर्वाधिक बीकानेर में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें पैराबोलिक बालू का स्तूपों के बारे में पूछा जाता है कि यह कैसे होते हैं। यह अर्धचंद्राकार या हेयर पिन आकृति के होते हैं और इनका जो पवन मुखी ढाल है वह अवतलाकार और पवन विमुखी ढाल उत्तलाकार, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो यह बरखान के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। और ये सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? बीकानेर में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है तारा बालू का स्तूप। यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में तारे के समान दिखाई देने वाले बालू का स्तूप। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में तारे के समान दिखाई देने वाले बालू का स्तूप तारा बालू का स्तूप कहलाता है। यानी कि ऐसे बालू का स्तूप जो तारे के समान, स्टार के समान दिखाई देते हैं, उन्हें हम तारा बालू का स्तूप कहते हैं। अब ध्यान रखना, इनका निर्माण किस कारण होता है? पवन की अनियमित प्रवाह या पवन का विभिन्न दिशाओं में प्रवाह के कारण। पवन का विभिन्न दिशाओं में अनियमित प्रवाह से तारा
बालू का स्तूप का निर्माण होता है। यानी कि इनके निर्माण का कारण है कि पवने विभिन्न दिशाओं में अनियमित प्रवाह से बहती, कभी तेज कभी धीरे, इस तरह से विभिन्न दिशाओं में जब बहती है तो वह तारे के समान स्थल आकृति, तारे के समान आकृति के बालू का स्तूपों का निर्माण करती है, जिसे हम तारा बालू का स्तूप कहते हैं। अब ये कहां पर पाए जाते हैं? तो देखिए, राजस्थान में तारा बालू का स्तूप, मोहनगढ़, सोहनगढ़, पोखरण किस जिले में आते हैं? जैसलमेर तथा सूरतगढ़ गंगानगर में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से, और तारा बालू का स्तूप को लेके कई बार प्रश्न आया है कि राजस्थान में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं, और स्थान ध्यान रखना, मोहनगढ़, सोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमें राजस्थान में जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं उनको किस प्रकार से पूछा जाता है कि बालू का स्तूप क्या है, उसकी क्या विशेषता है और वह कहां पर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो अन्य बालू का स्तूप और है जिसमें आता है सब्र काफिज। इसके बाद अगला जो है वह है सफ्र काफिज, या जिसे नेबखा भी कहा जाता है। सफ्र काफिज या नेबखा। अब यह क्या है कि यह जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप, जो सबसे छोटे बालू का, जो सबसे छोटे बालू का स्तूप है, यानी कि बहुत कम ऊंचाई के जो बालू का स्तूप जो छोटी झाड़ियों के सहारे बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सब्र काफिज या नेबखा या नेबका कहा जाता है। इसके बाद आता है नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क
बालू का स्तूप। अब नेटवर्क बालू का स्तूप क्या होते हैं कि हनुमानगढ़ से हिसार के मध्य पाई जाने वाली बालू का स्तूपों की श्रृंखला को नेटवर्क बालू का स्तूप कहते हैं। हनुमानगढ़ से हिसार हरियाणा के मध्य स्थित बालू का स्तूपों की श्रृंखला को नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है। यानी कि ऐसे बालू का स्तूप जो कि एक श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं हनुमानगढ़ से हिसार के मध्य, उन्हें नेटवर्क बालू का स्तूप कहते हैं। इसके अलावा आता है अवरोधात्मक बालू का स्तूप। अवरोधात्मक बालू का स्तूप यानी कि अवरोध के कारण या अवरोध के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप, कि अवरोध के सहारे जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं उन्हें अवरोधात्मक कहते हैं। और यह कहां पाए जाते हैं? यह बूढ़ा पुष्कर, और कहां पाए जाते हैं? पुष्कर में, जोबनेर में पाए जाते हैं, कुचामन में पाए जाते हैं। सामान्यतः यह जो है यहां पर पाए। हालांकि अवरोधात्मक बालू का स्तूपों को लेकर प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम रहती। इसके बाद आते हैं अगले, जिन्हें कहा जाता है लूनेट। लूनेट लूनेट क्या है कि मरुस्थलीय प्रदेशों में मरुस्थलीय प्रदेश में झील के किनारे, कि जो मरुस्थलीय प्रदेश में झील के किनारे बनने वाले धारीदार या नवचंद्राकार बालू का स्तूप, कि कोई भी झील है, उस झील के किनारे जब बहुत पतले धारी के समान, जैसे नया चंद्रमा जो उगता है अमावस्या के बाद में जब नया चंद्रमा का उदय होता है, जिसे नव चंद्र कहते हैं, उस नव चंद्र के समान जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लूनेट कहते हैं। इसी तरह से एक आता है
विहेल बैक, यानी कि विहेल मछली की पीठ के समान बनने वाले बालू का स्तूप, उसे कहा जाता है विहेल बैक। इसी तरह से एक और शब्द पूछा जाता है, वह है द्रास। द्रास, यहां विहेल बैक का विस्तृत रूप, विहेल बैक का विस्तृत रूप क्या कहलाता है? द्रास कहलाता है। तो यहां जितने भी हमने अध्ययन किए, यह सभी क्या है? सभी बालू का स्तूपों के प्रकार है। इसके अलावा बालू का स्तूपों के मध्य कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, उन संरचनाओं को लेके भी प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन सी संरचनाएं जो कि इस शुष्क रेतीले मैदान में बालू का स्तूपों से संबंधित है। तो अब देखिए, जब हम संरचनाओं की बात करते हैं, इन संरचनाओं में सबसे पहले तो पूछी जाती है मरहो। अब यह मरहो क्या है? यहां जो बालू का स्तूपों के मध्य जो संकीर्ण संकरा मार्ग होता है, उसे मरहो कहा जाता है। बालू का स्तूपों के मध्य स्थित संकीर्ण मार्ग मरहो, घासी, कारवां, कारवां, देखिए जिस तरह से हम पर्वतों के मध्य जो संकीर्ण मार्ग होता है उसे हम दर्रा, नाल या घाट कहते हैं, उसी प्रकार मरुस्थल में जो बालू का स्तूप होते हैं, रेत के धोरे होते हैं, उनके मध्य जो संकीर्ण मार्ग होता है जिसमें से ऊंटों का जो है टोला जाता है, उसे मरहो भी कहते हैं, घासी भी कहते हैं, कारवा भी कहते हैं। इसके अलावा एक पूछा जाता है पलाया झील। पलाया झील, अब पलाया झील क्या होती है? यहां बालू का स्तूपों के मध्य स्थित अस्थायी झील होती है, उसे क्या कहते हैं? पलाया झील कहते हैं। और राजस्थान में पलाया झीलें सबसे ज्यादा कहां पर हैं? जैसलमेर, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा बालू का स्तूप कहां है? जैसलमेर। इसके बाद आता है उर्मिका। एक शब्द और पूछा जाता है, उर्मिका, जिसे रिपिल भी कहा जाता है। रिपिल। अब यहां उर्मिका या रिपिल क्या होते हैं?
कि जो बालू का स्तूपों पर पाई जाने वाली छोटी छोटी लहरदार संरचना, बालू का स्तूपों पर पाई जाने वाली छोटी छोटी लहरदार संरचना, उसे क्या कहा जाता है? उर्मिका कहा जाता है। इसी प्रकार पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में एक और संरचना पूछी जाती है, वह है इंसेलबर्ग। कि मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन के द्वारा अपर्दन से निर्मित चट्टानें जो होती है, मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाने वाली पवन द्वारा अपर्दित चट्टानें, उन्हें क्या कहा जाता है? इंसेलबर्ग कहा जाता है। इसके अलावा एक और पूछा जाता है, बालसन। बालसन क्या होते हैं? कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्र से घिरी झीलनुमा संरचना, मरुस्थलीय प्रदेश में मरुस्थलीय प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र से घिरी झील या झीलनुमा संरचना क्या कहलाती है? बास। इस प्रकार से हमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो बालू का स्तूप और उन बालू का स्तूपों से संबंधित जो संरचनाएं पाई जाती हैं, उनको लेके जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उसके बारे में हमने चर्चा की। इसके अलावा एक पॉइंट और पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप, सर्वाधिक बालू का स्तूप कहां है? जैसलमेर में है, यह ध्यान रखना। दूसरा ध्यान रखना कि राजस्थान में सभी प्रकार के बालू का स्तूप फलोदी, जोधपुर में। देखिए, सबसे ज्यादा बालू का स्तूप तो कहां मिलेंगे? जैसलमेर। लेकिन सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहां मिलेंगे? फलोदी और जोधपुर में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि
पाली पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित है, परंतु बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार से हमें राजस्थान में यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो बालू का स्तूप है, उन बालू का स्तूपों के प्रकारों को लेके और बालू का स्तूपों से संबंधित संरचनाएं और सबसे ज्यादा बालू का स्तूप कहां है, सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पाली जो है यह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में है, लेकिन यहां पे किसी भी प्रकार का बालू का स्तूप नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के वर्गीकरण के अंतर्गत जब हम शुष्क रेतीले मैदान का अध्ययन करते हैं, शुष्क रेतीले मैदान को जो हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और दूसरा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में हमें विशेष रूप से बालू का स्तूपों के प्रकार और उसमें जो संरचनाएं पाई जाती है उनको लेके प्रश्न जो पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में हमने चर्चा की। इसके साथ ही शुष्क रेतीला मैदान कंप्लीट होता है। आगे हम अर्ध शुष्क या बांगर प्रदेश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।